दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय संसाधन के रूप में लोगों के बारे में। दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और न केवल कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के सामाजिक विज्ञान और भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें इस पाठ का अध्ययन करना चाहिए, बल्कि एक सामान्य इंसान के रूप में भी हमें इस अध्याय की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को, इस कंटेंट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया करते हुए हम देखते हैं संसाधन के रूप में लोगों के बारे में। दोस्तों, क्योंकि हम संसाधनों की बात कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले जरूरी होगा, लाजिमी होगा कि हम जान लें कि आखिर संसाधन क्या होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी वस्तु जो हमारी इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कहा जाता है। और सभी संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु को संसाधन बनाती है। कुछ संसाधनों का अपना आर्थिक मूल्य हो सकता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता। यानी जो भी वस्तु मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है, यह जरूरी नहीं है कि उसका कोई आर्थिक मूल्य हो ही। यह भी हो सकता है कि वह हमारी किसी आवश्यकता को तो पूरा करती है परंतु उसका आर्थिक मूल्य ना हो। उदाहरण के लिए, नदी में बहते हुए पानी का कोई मूल्य नहीं है, वो भी प्यास बुझाने का काम करता है। जबकि सड़क के किनारे 2 रुपये प्रति गिलास के हिसाब से पानी बेचने वाले लोगों से जब हम पानी पीते हैं तो उसका एक आर्थिक मूल्य है, हालांकि वह भी पानी है। तो यह जरूरी नहीं है कि सभी वस्तुओं का, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य हो, बल्कि कुछ का हो सकता है और कुछ का नहीं भी हो सकता। दोस्तों, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और जिनका प्रयोग हम उसी रूप में या उसका थोड़ा सा रूप बदलकर करते हैं। ऐसे सभी संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, हवा, फल आदि प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। जबकि मानव निर्मित संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं के कारण बनाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी मानव निर्मित संसाधनों को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जब तक कि प्राकृतिक संसाधन ना हो, मानव किसी भी प्रकार के संसाधन का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए हम मान सकते हैं कि वास्तव में प्राकृतिक संसाधन ही वास्तविक संसाधन है। लेकिन दोस्तों, प्रकृति से हमें जितने भी संसाधन प्राप्त हुए हैं, हम उसका उसी रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो उनको उपयोग करने योग्य बना सकें। उदाहरण के लिए, लकड़ी हमें पेड़ से प्राप्त होती है, लेकिन हम कभी भी पेड़ पर सो नहीं सकते। यदि हम लकड़ी पर सोना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि सबसे पहले उस लकड़ी का एक बेड बना लिया जाए, सोफा बना लिया जाए। उस संसाधन का इस्तेमाल हम सोने के लिए, बैठने के लिए, टेबल बनाकर, कुर्सी बनाकर खाने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों को हम उसी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस रूप में वो हमें प्राप्त हुए हैं, बल्कि उन संसाधनों को हमें रूप बदलकर इस्तेमाल करना होता है। और दोस्तों, ये प्राकृतिक संसाधनों का रूप अपने आप नहीं बदल जाता, बल्कि इसके लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो बौद्धिक रूप से इतने सक्षम हो कि इन प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित कर सकें। और यह काम मानव करता है। इसीलिए वास्तव में मानव ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसीलिए किसी देश का वास्तविक संसाधन उस देश के लोगों को माना जाता है। दोस्तों, अगला सवाल जो हमारे सामने आता है या आना चाहिए वह यह है कि क्या मानव संसाधन बनने की संभावना सभी लोगों में निहित होती है या यह केवल कुछ ही लोगों का अधिकार है। तो अपनी वीडियो से आगे के हिस्से में हम इसी बात का अध्ययन करेंगे कि आखिर मानव को मानव संसाधन किस प्रकार बनाया जाता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है या खुद लोगों की जिम्मेदारी है, और
किन लोगों को यह मौका दिया जाता है या मिलता है जो अपने आप में मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित होते हैं। दोस्तों, यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, अमेरिका और इंग्लैंड जैसी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, तो वहां मानव संसाधन बनने की जिम्मेदारी व्यक्ति की स्वयं की होती है। परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों को इतना शिक्षित करें, इतना काबिल बनाए कि वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोगी संसाधनों के रूप में वे परिवर्तन कर सकें। और इसके लिए बच्चों के शिक्षा के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है अध्ययन के शुरुआती दिनों में। और इन देशों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर होते हैं जहां लोग व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करते हैं। परंतु दोस्तों, यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। यहाँ जनसंख्या भी अधिक है, प्राकृतिक संसाधन सीमित है और उन प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर अधिकार स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा भी बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है। इसीलिए इन संसाधनों का बंटवारा न्यायोचित तरीके से हो सके, इस बात को ध्यान में रखकर हमारे भारत देश में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को अपनाया गया है। एक वेलफेयर स्टेट बनाया गया है भारत को। यदि संसाधन के रूप में देखा जाए तो सरकार इस बात के ऊपर विश्वास करती है कि मानव संसाधन बनने की संभावना सभी बच्चों में समान रूप से विद्यमान है, लेकिन डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि उस व्यक्ति को मौके कितने मिले हैं स्वयं को शिक्षित करने के लिए और स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। दोस्तों, भारत में दो तरीके के लोग रहते हैं आर्थिक आधार पर। एक तरफ वे लोग हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मोटी मोटी फीस खर्च कर सकते हैं। यदि बच्चा बीमार हो जाए, व्यक्ति बीमार हो जाए, तो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर महंगे से महंगा इलाज करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और ऐसे लोग अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके लिए वो उनकी शिक्षा के ऊपर अच्छा खासा धन व्यय करते हैं। और यदि कभी बच्चा बीमार हो जाए, व्यक्ति बीमार हो जाए, तो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर बिना धक्के खाए वे आसानी से अपने आप को स्वस्थ बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या वे गरीब लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे प्राइवेट स्कूलों में जाकर मोटी फीस देकर अच्छी शिक्षा हासिल कर सके और बीमार होने के बाद अच्छे अस्पताल में जाकर अच्छा इलाज प्राप्त करके अपने आप को स्वस्थ बना सके, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तो क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, उनको अशिक्षित ही छोड़ दिया जाए? सरकार ये यकीन करती है कि नहीं। सरकार इस बात पर विश्वास करती है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य भारत में सभी लोगों का अधिकार है और इसको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार यह मानती है कि क्योंकि सभी बच्चों में प्रारंभिक रूप से ही मानव संसाधन बनने की संभावना निहित होती है, इसीलिए सबको शिक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार ने स्वयं के ऊपर ली हुई है और सबको स्वस्थ करने की जिम्मेदारी भी सरकार ने स्वयं के ऊपर ली है। इसीलिए दोस्तों, हम भारत में दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाओं को देखते हैं और दो ही तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को भी देखते हैं। भारत में कल्याणकारी राज्य के तहत हमें शिक्षा और स्वास्थ्य का जो रूप दिखाई देता है वो आपके सामने प्रस्तुत है। एक तरफ यदि शिक्षा की बात करें तो एक तरफ पब्लिक स्कूल है और एक तरफ सरकारी स्कूल है। पब्लिक स्कूल मुख्य रूप से उन लोगों के लिए खोले गए हैं जो अपने बच्चों को ऊंची फीस देकर अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो फीस अदा करके अपने बच्चों के लिए शिक्षा खरीद सकते हैं। और बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपने बच्चों को शिक्षित तो करना चाहते हैं, परंतु उनके पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजकर शिक्षा दे सके। इसीलिए ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ली है। ऐसे ही असंख्य बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोले गए हैं। दोस्तों, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों का बुनियादी फर्क यह है कि सरकारी स्कूलों में सरकार ने सभी तरह की जिम्मेदारी बच्चों को शिक्षित करने की अपने ऊपर ली हुई है। ऐसे स्कूलों में बच्चों की किताबों का खर्चा, शिक्षक को दी जाने वाली फीस, विद्यालय की बिल्डिंग पे होने वाला खर्च, उसकी साफ सफाई का खर्च सारा अपने कंधे के ऊपर वहन किया हुआ है। इसीलिए बच्चों से बहुत कम फीस ली जाती है। 8वीं क्लास तक के बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती और 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों से जो फीस ली जाती है वह भी नाम मात्र की होती है।
जबकि प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल में सभी प्रकार का खर्चा पेरेंट्स से प्राप्त किया जाता है उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए। वर्दी के पैसे अलग लिए जाते हैं, किताबों के पैसे अलग लिए जाते हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस के पैसे अलग लिए जाते हैं और हर तरीके के पैसे अभिभावकों से लिए जाते हैं, क्योंकि ये विद्यालय इस मान्यता के ऊपर आधार स्थापित किए गए हैं कि ये पैसे लेकर उनके बच्चों को शिक्षित करेंगे। जबकि यही जिम्मेदारी सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से ली हुई है, इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। और गुणवत्ता के आधार पर यदि बात करें तो गुणवत्ता के आधार पर सरकारी स्कूलों में उन अध्यापकों को चुनकर लाया जाता है जो नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात नियुक्त होते हैं। इसीलिए काबिलियत के आधार पर सरकारी स्कूलों के विद्यालय अपने आप में बड़े मानव संसाधन माने जाते हैं। दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया में लगे हुए वे बच्चे जो सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में जाकर अध्ययन करते हैं, लाजमी है कि वे कभी बीमार हो जाएं। अब बीमार हो जाए तो क्या उनको बीमारी से मरने के लिए छोड़ दिया जाए? ऐसा नहीं है। किसी अमीर व्यक्ति का बच्चा अगर बीमार होता है तो वह उसको प्राइवेट स्कूल में ले जाकर एडमिट कराता है और पैसे के दम पर उसको अच्छा इलाज प्रदान करता है, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है और बच्चे को स्वस्थ करके अपने घर ले आता है। लेकिन यदि किसी गरीब परिवार का बच्चा बीमार हो तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? ऐसा नहीं है। यदि किसी गरीब परिवार का बच्चा, कोई गरीब बच्चा या गरीब व्यक्ति बीमार होता है तो उसको भी यह हक है कि वह जाकर अपना इलाज करा सके और इस तरह की इलाज प्रदान करने की सारी जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ली हुई है। ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही बच्चों के लिए और ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए सरकारी अस्पताल खोले गए हैं। क्योंकि सरकारी अस्पताल एक बड़ी आबादी के लिए खोले गए हैं, इसीलिए अक्सर इनमें भीड़ ज़्यादा होती है। और भीड़ ज़्यादा होती है इसीलिए क्योंकि लोगों से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। डॉक्टरों की फीस, जो अक्सर प्राइवेट स्कूलों में अस्पतालों में हम डॉक्टर की फीस के रूप में उनको पैसे देते हैं, वही फीस सरकार द्वारा डॉक्टरों को तनख्वाह के रूप में दी जाती है, मासिक तनख्वाह के रूप में। दवाइयों पर होने वाला खर्च सरकार अपने कंधों पर लेती है, इस उम्मीद के साथ कि यदि इनमें से कोई व्यक्ति स्वस्थ होकर अच्छा पढ़ लिखकर मानव संसाधन बनता है तो इस संसाधन का लाभ उसी देश को होगा जिसने उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, उसको मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करने का खर्चा अपने ऊपर उठाया है। तो दोस्तों, सरकार जो ये सारी जिम्मेदारियां निभाती है वह इस विचार को, इस उम्मीद को ध्यान में रखकर निभाती है कि सभी बच्चों में मानव संसाधन बनने की काबिलियत है और यदि इनमें से कुछ बच्चे भी मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो सके तो यह उस देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि मानव संसाधन किसी भी देश के वास्तविक संसाधन होते हैं, इसीलिए सरकार मानव को मानव संसाधन बनाने के लिए, मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए भरसक प्रयास करती है। और यदि सरकार अपने इस कार्य में सफल रहती है तो इसके आधार पर न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका गौरव बढ़ता है, बल्कि इसका फायदा उस देश को भी मिलता है। तो दोस्तों, संसाधनों के रूप में लोगों का यह पहला भाग था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को उनके साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।